बात रुकना नहीं चाहिए, एकदम बात एकदम करते रहो, फ्रेंडली माहौल रहना चाहिए क्लास के अंदर। सिलेक्शन बाद में देखेंगे, पहले माहौल फ्रेंडली होना चाहिए। अच्छा लिखिए मोनोटोनिसिटी, नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई सुनिए। ब्रैकेट लिख लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ, इंग्लिश में थोड़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेलिंग बताओ, हाँ, SITURVSQPR, ठीक है लिख लिया। सिग्निफिकेंस ऑफ साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या लिखा है सिग्निफिकेंस की स्पेलिंग? अरे तो मैंने जो बोला वो तो लिखा ही नहीं तुमने। और कहते हो जो सर बोलते हैं वही लिखता हूँ मैं, गलत बात। क्या लिखा मोनोटोनिसिटी की स्पेलिंग? तूने क्या लिखा रे? तूने TNCI तो वो तो रहेगा ही, तो तुमने अलग थोड़ी लिखा है। तुमने क्या लिखा? सेम का सेम चिपका दिया, कुछ तो चेंज करो। चीटिंग कहते हैं इसको। हर्ष, अच्छा वो कहाँ गया? ध्रुव, क्या लिखे हो ध्रुव? इसने कुछ अलग लिखा होगा, तुमने सेम लिखा है। मेरा तो विश्वास ही उठ जाएगा दुनिया से। हाँ विश्वास विश्वास से याद आया, विश्वास नहीं क्या लिखा है बैठो भाई, सेम टू सेम। चेक करो 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 बे। प्रतीक जलन, बस जलान। हाँ आई का वो किया ना, मैं बोल ही रहा था दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। इसने भी, इसको इंग्लिश आती है ना। एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। देखो अब ये बच्चा है 100% मार्क्स इन इंग्लिश, खड़े हो जाओ बेटा। दांत साफ नहीं किया आज? डेली ब्रश करना चाहिए। बचपन सिखाते हैं ना, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश इट एवरी डे। सीखा नहीं तूने? ये तो इंग्लिश में था। हाँ हमको नहीं सिखाया। अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ वही तो मैं देखना चाह रहा हूँ ना, कितने लोग क्या कर रहे हैं। हाँ कौन सा सही है, ये वाला ये वाला? खराब देखो। एक्चुअली क्या सब अपने अलग अलग तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग वैसे भी लिखते हैं, तो गलत दोनों में से कोई नहीं है। लगन घर को समझ में नहीं आ रहा है। खड़े थे भाई गर्ग बाबू, मैं कह रहा हूँ दोनों सही है, घबराने की बात नहीं है। और मोर ओवर एक और मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, स्पेलिंग कुछ भी हो, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दोनों केस में सेम रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है क्या? बैठो। ये गाना वाना गाता था ना? अच्छा उस दिन बड़ा अच्छा गा रहा था ना। हाँ ये एक्चुअली चैप्टर का नाम देख के याद है मुझे। मोनोटोनिसिटी में दो चीज़ें हैं, एक तो मोनो और दूसरा टोन। तो जो सिर्फ सिंगल टोन में चलता जाए, लाइक लगन कर। बड़ा बढ़िया गा रहा था यार उसे। दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा हूँ, मैं तो गाऊंगा। अच्छा सॉरी। तो मोनोटोन मतलब सिंगल टोन में चलता जाए। तो फंक्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसकी मोनोटोनिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग बोले कि जो फंक्शंस थ्रू आउट अपने डोमेन में इंक्रीज करें या थ्रू आउट अपने डोमेन में क्या करें, डिक्रीज, उस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। उस तरह के फंक्शन को क्या कहेंगे? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप ln x का भी एग्जाम्पल देखोगे तो थ्रू आउट क्या कर रहा है, इंक्रीज। कॉट इनवर्स x का भी एग्जाम्पल देखोगे तो थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है, लेकिन स्टिल यू विल बी सेइंग द फंक्शन एज व्हाट,
मोनोटोनिक, समझ में आएगा। इस तरीके से और भी फंक्शंस ले सकते हो, जैसे e की पावर x भी हो गया, समझ में आएगा, उसको भी आप क्या कह सकते हो, मोनोटोनिक। यानी कि थ्रू आउट द डोमेन अगर इंक्रीज कर रहा है और थ्रू आउट द डोमेन सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, तो उस तरह के फंक्शन को आप क्या कह सकते हो, मोनोटोनिक। लेकिन अपने डोमेन में इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, उस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक। उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, नॉन मोनोटोनिक। तो लिखना फंक्शंस या अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक, a function is said to be monotonic if it is either increasing or decreasing, in its entire domain, if it is either increasing or decreasing in its entire domain. For example, y equal to ln x, y equal to tan inverse x, y equal to cot inverse x, y equal to e की पावर माइनस x, etc. But if a function increases as well as decreases in its domain, but if a function increases as well as decreases in its domain, but if a function increases as well as decreases in its domain, then it is called as क्या लिखा, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। increases as well as decreases in its domain, then it is called as non monotonic function. For example, sin x, cos x, ठीक है ना। तो थ्रू आउट डोमेन में इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, उसको आप मोनोटोनिक कह सकते हो। इंक्रीज भी कर रहा हो, डिक्रीज भी कर रहा हो, ठीक है ना। ऐसा मत बोलना कि सर डिक्रीज भी कर रहा हो, इंक्रीज भी कर रहा हो तो उस केस में भी फंक्शन को क्या कहेंगे आप, नॉन मोनोटोनिक या मोनोटोनिसिटी की बात अगर हम लोग करें, ठीक है ना, तो हम लोग करें मतलब जैसे क्वेश्चन ही करता है जनरली, तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे वो पूछ देता है कभी कभी कि बताओ इस फंक्शन का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, क्या पूछ देते हैं, इस फंक्शन का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंटरवल ऑफ इंक्रीज एज वेल एज इंटरवल ऑफ डिक्रीज। अब क्या है कि जनरली जो आपको पूछा जाएगा 99.999% टाइम्स, समझ में आ गया, वो आपसे हमेशा पूछा जाएगा किसी फंक्शन का इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। क्या पूछा जाएगा, इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम जब इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी निकालते हैं तो कुछ पॉइंट्स पे हमारे को डाउट रहता है कि इस पे हम लोगों को क्या कहना चाहिए, इंक्रीज कहना चाहिए कि डिक्रीज करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग को एक दूसरी चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि किसी पॉइंट पे फंक्शन को कब इंक्रीजिंग कहेंगे और कब डिक्रीजिंग कहेंगे, समझ में आ गया। यानी कि बेसिकली हम मोनोटोनिसिटी को जो डिस्कस कर रहे हैं उसको दो पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, समझ में आ गया, और दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे मोनोटोनिसिटी इन इंटरवल, समझ में आ गया। जो हम लोगों को फेस करने के लिए आएगा वो मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल ही आएगा। हमारे से जो सवाल पूछे जाएंगे वो इंटरवल में ही जनरली पूछे जाएंगे, समझ में आ गया, 99% टाइम, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होगा कि उनके कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे अपन को डाउट होगा और उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बाई अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं अब मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, सपोज देयर इज अ फंक्शन y इक्वल टू fx, ऐसा कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx और हम लोग इसके किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे बात करें, तो वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स इन इट्स नेबरहुड। एक तो हम लोग पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू a प्लस h
और एक पॉइंट ले रहे हैं x इक्वल टू a माइनस एच, जहाँ h के बारे में फिर से बोल देता हूँ, दिस इज अ पॉजिटिव बट इट्स वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी। समझ में आएगा? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर f ऑफ a प्लस एच ग्रेटर देन f ऑफ a है और f ऑफ a इन टर्न ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच है, क्या है? f ऑफ a प्लस एच ग्रेटर देन क्या है? fa, और f ऑफ a इन टर्न किससे बड़ा है? f ऑफ a माइनस एच से। तो इस पॉइंट पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या बोलते हैं? फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है इस पॉइंट पे? इंक्रीज। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि डिक्रीजिंग के लिए क्या डेफिनेशन है किसी पॉइंट पे, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर सपोज कर लो देयर इज अ पॉइंट x इक्वल टू b, और फिर से नेबरहुड में हम लोग दो पॉइंट ले रहे हैं, एक तो b प्लस एच और दूसरा पॉइंट क्या ले रहे हैं? b माइनस एच। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है b पे, तो f ऑफ b प्लस एच इज लेस देन f ऑफ b एंड f ऑफ b इन टर्न इज लेस देन f ऑफ b माइनस एच फॉर स्मॉल पॉजिटिव h। तो हम लोग बोल सकते हैं कि b पे फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज। अब इन दोनों ग्राफ में एक ऐसा हो सकता हो दिमाग में चला गया हो तुम्हारे कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तो आंसर इज नो। हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिसिटी की बात हम कब कर सकते हैं? किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो। अगर वो पॉइंट कहाँ पे हो? डोमेन में। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि एक डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन ले रहे हैं लाइक दिस, और कोई पूछ रहा है x इक्वल टू a पे क्या कहोगे? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नॉन मोनोटोनिक पॉइंट? तो माय आंसर विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि आप देख सकते हो कि f ऑफ a प्लस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ a एंड f ऑफ a इन टर्न इज ग्रेटर देन f ऑफ a माइनस एच। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a पे फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। यानी कि मोनोटोनिसिटी की बात कब होगी? जब हम लोग बोल रहे हैं वो पॉइंट कहाँ हो? डोमेन में। समझ में आ रहा है? और अगर डोमेन में नहीं है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्या हम लोग को मोनोटोनिसिटी की बात करने के लिए फंक्शन का डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस होना जरूरी है? आंसर इज ठीक है। तो लिखना मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट में अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोले या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोले, बात सेम है। A function y equal to fx is said to be increasing at x equal to a. A function y equal to fx is said to be increasing at x equal to a if f of a plus h greater than f of a and f of a greater than f of a minus h for sufficiently small positive h. ठीक है? Similarly, a function y equal to fx is said to be decreasing Similarly, a function y equal to fx is said to be decreasing, decreasing या monotonically decreasing, दोनों एक ही चीज है। is said to be decreasing at x equal to b if f of b plus h is less than f of b and in turn f of b less than f of b minus h for small positive h. ठीक है? ड्रॉ कर लिया हो तो लास्ट में एक लाइन और लिख लेना। इट मस्ट बी नोटेड, मतलब ये लिखना ही है, इट मस्ट बी नोटेड दैट it must be noted that we can talk about monotonicity of a function, monotonicity of the function
at x equal to a, if x equal to a, if x equal to a is in the domain of the function, if x equal to a is in the domain of the function without any consideration, if x equal to a is in the domain of the function without any consideration on continuity, without any consideration on continuity and differentiability, continuity and differentiability. ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने ये देख लिया, अगर कोई बोलता है कि देयर इज अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम 0 से π/2 टू r, तो फंक्शन f इज फ्रॉम 0 से π/2 टू r डिफाइंड एज fx इक्वल टू sin x। क्या इस फंक्शन को मोनोटोनिक बोलेंगे? तो ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं थ्रू आउट डोमेन में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। π/2 पे भी अगर कोई पूछे तो अभी तो इंक्रीजिंग बोलना पड़ेगा, क्योंकि π/2 के आगे डोमेन ही नहीं है। यानी कि आपको π/2 की वैल्यू और π/2 से पहले की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और वो वैल्यू किससे दिख रही है, बढ़ती हुई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, मोनोटोनिक। ठीक है ना, तो लिख लेना फंक्शन f फ्रॉम क्लोज 0 से π/2 टू r डिफाइंड एज fx इक्वल टू sin x is said to be monotonic function। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। तो लिख सकते हो मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। करें, सबसे पहले हम लोग इसमें दो पार्ट में फंक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग बोले एक ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं आपके पास क्वेश्चन में जो फंक्शंस कैसे हों, डिफरेंशिएबल, और ऐसे भी हो सकते हैं जो फंक्शन क्या हो, नॉन डिफरेंशिएबल। तो हम लोग पहले अभी फर्स्ट वाला पार्ट कवर करते हैं। ठीक है ना, क्या कवर कर रहे हैं कि फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि सपोज कर लो कि कोई फंक्शन y इक्वल टू fx है विच इज डिफरेंशिएबल, नहीं विच इज डिफरेंशिएबल फॉर, अभी फॉर द टाइमिंग मान लो x बिलोंग्स टू क्या है, r के लिए। ठीक है ना, तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और अगर ये इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग है तो obvious सी बात है कि जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे y बढ़ेगा। और फंक्शन अगर हर जगह डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल का जो हम लोग फर्स्ट वाला देखते हैं वो क्या देखते हैं, f डैश x लिमिट h इज अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस fx और अपॉन क्या होता है h। याद है क्या? तो अगर आप देख रहे हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो x प्लस एच है वो x से तो बड़ा ही है, मतलब इंक्रीजिंग है तो उससे रिलेटेड नहीं है। x प्लस एच तो हमेशा x से बड़ा है क्योंकि h कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। तो अगर आप फंक्शन को देख रहे हो इंक्रीजिंग है तो व्हाट कैन यू से अबाउट f ऑफ x प्लस एच, ग्रेटर देन fx, ग्रेटर देन क्या होगा, fx। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, यानी ये रेशियो के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव। यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f डैश x कैसा दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन 0। और ऐसे ही अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f डैश x कैसा दिखेगा, लेस देन 0। हो सकता हो कोई सोच ले इतना बोलने के बाद कि f डैश x 0 हो गया तो इसका मतलब ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा, बट मेरा कहना है कि ऐसा सही नहीं है। नहीं, हम लोगों ने बोला इंक्रीजिंग या f डैश x ग्रेटर देन 0 तो कैसा है, इंक्रीजिंग, और f डैश x लेस देन 0 है तो कैसा है, डिक्रीजिंग। लेकिन कोई अगर ऐसा खुद से अपने दिमाग से लगा दे या घुटने से जो भी है उसके पास, ठीक है ना, उससे बोल दे कि नहीं भाई f डैश x 0 तो मतलब फंक्शन कैसा होगा, ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कहना सही नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है h अप्रोचिंग 0 प्लस पे 0 के क्लोज हो, ये भी 0 के क्लोज हो। ऐसा भी तो हो सकता नहीं इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाए, नहीं समझ में आया, ये पॉजिटिव हो
नहीं समझ में आया? और ये तो पॉजिटिव है ही, समझ में आया क्या? ये पॉजिटिव हो के भी ऐसा तो भी तो हो सकता है ना कि लिमिट 0 आ जाए जब ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो। समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज पॉसिबल कि द लिमिट में एंड अप टू 0, बट ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो? पॉजिटिव। क्योंकि हमारा जो मोनोटोन मतलब सॉरी इंक्रीजिंग का जो पार्ट था वो तो ऊपर वाला था ना, एफ डैश तो पहले नहीं था ना, पहले तो क्या है? ये वाला एक्सप्रेशन। समझ में आ गया? तो इसके साथ जो बिहेवियर होगा वही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तय करेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो, उसके बावजूद ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाए? 0। अगर कोई बोले सर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे पास बथेरे हैं, उसमें एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो एक्स क्यूब का, नहीं एट एक्स इक्वल टू 0। तो अगर आप एफ डैश 0 प्लस की बात करो तो लिमिट एच इज अप्रोचिंग 0 प्लस एच क्यूब माइनस 0 अपॉन एच, ये देख सकते हो कि लिमिट 0 आ रहा है लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी है तो पॉजिटिव। और ऐसे ही देख सकते हो नीचे वाला मतलब एफ डैश 0 माइनस भी। और ग्राफ लेके देख लो एक बार, ऐसा आता है ग्राफ, बहुत दिनों से मार्केट में चल रहा है ग्राफ, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है ना? तो अगर आप 0 पे देखोगे तो एफ डैश तो 0 आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि यही टेंजेंट हो जाता है, इधर से ये इधर से ये। समझ में आया क्या? और अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि टेंजेंट एक्स एक्सिस ही है, समझ में आ रहा है क्या? टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस ही है, तो एफ डैश तो 0 हो गया। लेकिन क्या फंक्शन 0 पे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, कौन सी कैटेगरी में है? इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये अपने बेसिक डेफिनेशन को फॉलो करता है कि एफ ऑफ 0 प्लस इज ग्रेटर देन एफ 0 एंड एफ 0 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो हम लोगों ने इसीलिए मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट का डेफिनेशन देखा था, और उसके हिसाब से ये फंक्शन इवन दो एफ डैश 0 है उसके बावजूद वहां पे क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो क्लियर रहे कि हम लोगों को क्या समझना है, क्या समझना है कि अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश कैसा होगा? पॉजिटिव, या फिर 0 भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। आप बोलोगे कि किन केसेस में? क्या हमेशा एफ डैश 0 हो जाए, एफ डैश 0 हो जाए मतलब एफ डैश एक्स 0 हो जाए तो क्या हमेशा इंक्रीजिंग होगा? नो। उसके लिए क्या कंडीशन होगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझ में आएगा? और तुम शायद समझने की, ठीक है ना? सब गोल हो गया? नहीं गोल हो गया तो बढ़िया है, ठीक है ना? चिन्ह की मुंडी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है किसके लिए? x बिलोंग्स टू r के लिए। अभी तो फॉर द टाइम ही मान रखा है मैंने, ठीक है ना? और उसके बाद मैंने क्या बोला? इंक्रीजिंग है तो एफ डैश पॉजिटिव या एफ डैश नेगेटिव, यहां तक दिख गया। लेकिन मैंने क्या कहा कि एफ डैश जहां 0 हो रहा है वहां भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है। अब ये मत बोलना सर या तो यही क्या? नहीं, मतलब या ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग हो सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर ले लो, व्हाट इज dy बाई डी एक्स एट 0? अभी हम बोला आप बताओ 0। नहीं समझ में? कैलकुलेट करूं? अच्छा, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच ग्रेटर देन एफ 0, एफ 0 ग्रेटर देन एफ ऑफ 0 माइनस एच, यानी दिख रहा है ना कि फंक्शन कैसा है? नॉन मोनोटोनिक। कहाँ पे? 0। तो क्या बोलना चाहिए कि तुक्का मार लेंगे 3C1 से कुछ ऐसा कि पहला एग्जाम्पल जब आएगा तो अब ये सर ऐसा कुछ या कुछ शॉर्ट स्ट्रेटेजी बना लें? नहीं बनाना, छोड़, ठीक है, जैसा तुम लोग बोलो उसमें क्या। अच्छा लिखो, इसको पहले लिखो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 implies क्या? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। पहले तो अच्छा वो नहीं लिखा क्या? कुछ भी नहीं लिखा? केस 1 लिख लिया था ना? नहीं लिखा? मत लिखो, कुछ मत लिखो तुम लोग। लिखना इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, if y equal to fx is a differentiable function and f dash x greater than 0, तो क्या बोल रहे हैं? फंक्शन इज इंक्रीजिंग and f dash x less than 0, then function is decreasing but it may happen that f dash x equals 0 at some point
at some point, and still the function may increase or decrease at this point. ठीक है, पहले यहाँ तक लिखो. फॉर एग्जाम्पल लिखना हो तो f(x) = x³ का लिख लो. लिख लिया. जैसे अगर अब हम कंडीशन जानना चाहते हैं ये कब क्या होगा, ठीक है ना, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं. दो चीज़ें क्लियर हैं. पहला क्या कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ए पे, जहाँ भी ऐसा हो रहा है फंक्शन कैसा है वहाँ पे डिफरेंशिएबल. और दूसरी चीज़ की जो f' की वैल्यू होगी वहाँ पे क्या होगी 0. तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि y = f(x) जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और a पे f' क्या हो रहा है 0. ये दूसरा कंडीशन है. अब कोई बोले कि सर इंटरवल में f' 0 हो रहा है, तो अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ही f' 0 हो गया तो फंक्शन तो वहाँ कांस्टेंट हो जाएगा. समझ में आ गया? तो हम उस वाले केस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम कहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी पॉइंट पे f' क्या हो जाए 0. अगर किसी पॉइंट पे f' 0 हो जाए तो हम लोग बोले f' का साइन तो इसके पहले और आगे जो हो वो डिफरेंट हो सकता है ना, क्योंकि एक पॉइंट पे f' 0 है. अब बोलोगे नहीं सर उसके आजू बाजू पे f' 0 है, तो मैंने क्या बताया फंक्शन वहाँ क्या हो गया कांस्टेंट. समझ में आएगा? कांस्टेंट मतलब प्रॉपर्ली कांस्टेंट हो गया. समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला कि f' के साइन के 4 ऑप्शन, या तो दोनों साइड f' पॉजिटिव रहे, नहीं, या फिर एक तरफ पॉजिटिव रहे एक तरफ नेगेटिव रहे, या फिर एक तरफ नेगेटिव रहे एक तरफ पॉजिटिव रहे, और लास्ट ऑप्शन क्या दोनों तरफ क्या हो जाए नेगेटिव. यही 4 ऑप्शन है f' के साथ. अगर हम पहले वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं, ध्यान से देखना, इधर की साइड फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और इधर भी इंक्रीज कर रहा है, तो कोई बोले सर ऐसा ग्राफ हो जाए, तो इज दिस पॉसिबल? तो बता सकता है क्यों? f' 0 नहीं हुआ. तो कुछ बच्चे बिल्कुल शानदार जवाब दे रहे हैं कि f' 0 नहीं हुआ. तो हम लोग f' 0 करना है तो आपको यहाँ पे लाने के बाद ये कुछ इस तरीके से बनना पड़ेगा. और अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इधर की साइड भी f' पॉजिटिव मतलब इधर ही फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो अगर कॉन्केविटी आपने चेंज नहीं किया तो ऐसे ही चला जाएगा नीचे. यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्केविटी को क्या होना पड़ेगा चेंज. तो अगर कॉन्केविटी चेंज हुआ तो डेफिनेटली हम लोग बोल रहे हैं यहाँ फंक्शन कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग. नहीं, फंक्शन यहाँ पे कैसा हो जाएगा इंक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना कि f' तो 0 हो गया. ये कंडीशन समझ में आया कि इधर की साइड से टेंजेंट ही आएगा, इधर की साइड से टेंजेंट ही आएगा, क्योंकि ऊपर कॉन्केविटी है ना, तो टेंजेंट नीचे आता है और नीचे कॉन्केविटी हो तो टेंजेंट कहाँ आएगा ऊपर. तो ये f' क्या हो गया 0. अब a पे अगर फंक्शनल वैल्यू देखोगे और a + h और a - h पे, तो वो कंडीशन फॉलो हो रहा है f(a + h) ग्रेटर देन f(a) एंड f(a) ग्रेटर देन क्या f(a - h). यहाँ तक सबको क्लियर है? तो यानी इस केस में अगर f' कहीं 0 हो रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है. फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल, और f' क्या हो रहा है 0, और दोनों साइड अगर f' का साइन क्या हो गया पॉजिटिव, यानी उस पॉइंट पे फंक्शन क्या करेगा इंक्रीज. लेकिन मान लो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, यानी कि इधर के साइड इंक्रीज और इधर डिक्रीज. समझ में आ रहा है क्या? तो इस केस में बोल सकते हैं एक ऐसा होगा नॉन मोनोटोनिक पॉइंट. ऐसे ही अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इधर डिक्रीज और इधर इंक्रीज, और फिर से हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इधर भी डिक्रीजिंग है और इसके आगे भी क्या है डिक्रीजिंग, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, और सॉरी मतलब कॉन्केविटी चेंज होगा, और हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ भी फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग. समझ में आ रहा है क्या? तो ये ओवरऑल हम लोग को चेक करने का तरीका रहेगा. क्लियर है सबके लिए?
अभी हम लोग एक चीज़ और बोल रहे हैं कि याद हो तो पहले मैंने एक वर्ड बोला था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इन्फ्लेक्शन में अभी मैं डेफिनेशन बदलाऊंगा, बट दैट विल बी इन मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर, ठीक है ना। तो वो धारावाहिक थोड़े दिनों बाद आएगा अभी, ठीक है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं उसका डेट बताऊंगा तुम लोगों को एक दिन। बाकी यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस और टेंजेंट लाइन है, तो ये 3 कंडीशन होता है फंक्शन के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होने का। तो इस केस में और इस केस में यू कैन से व्हाट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है वो आगे चल के बात करेंगे, बट फॉर द टाइमिंग ये समझ में आ गया कि dy बाई डी एक्स 0 है और उसके बावजूद फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो तभी पॉसिबल है जब फंक्शन की कॉन्केविटी उस पॉइंट पे क्या होगी, चेंज, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दीज पॉइंट्स एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, इन्फ्लेक्शन लिख लेना। उसी में जहां लिखवा रहे थे ना, इट मे हैपन दिस दैट और फाइनली, तो लिख देना सच पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट मे हैपन दैट dy बाई डी एक्स 0 बट स्टिल फंक्शन इंक्रीजेज डिक्रीजेज, ऐसा लिख रहा हो ना इंग्लिश में कहीं, देखो पहचानने की कोशिश करो। दिक्कत आए तो अंग्रेजी एक्सपर्ट श्री, क्या नाम है रे, श्री बासु, वासु ना, अरे ठीक है यार, बासु बासु श्री वासु से कांटेक्ट करें। लिखना, कंप्यूट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, कंप्यूट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी फॉर द फॉलोइंग, as well as sketch the graph. करें डिस्कस पहले वाले में हम लोग बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है इसका डोमेन देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आर के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। तो हम लोग हर जगह आप मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हो। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट एफ डैश एक्स, ये क्या आएगा 2x ई की बार माइनस एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर ई की बार माइनस एक्स, ई की बार माइनस एक्स का एक माइनस साइन आ जाएगा। तो अब ये बच जाएगा आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज अगेन x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू ई की बार माइनस एक्स, माइनस साइन आ गया, और 2x माइनस एक्स स्क्वायर के फैक्टर हैं x इंटू 2 माइनस एक्स, और उससे माइनस निकाल के क्या लिख दिया x माइनस 2, ठीक है ना। अब हम लोग को अगर इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना है तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों बताना है, मतलब एफ डैश कहाँ पॉजिटिव है एफ डैश कहाँ नेगेटिव है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अब हम लोग बोले कि 2 पॉइंट्स पे दिख रहा है 0 इंटू, अगर आप सिर्फ x इंटू एक्स माइनस 2 की बात करोगे तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, लेकिन अगर नेगेटिव साइन आ गया तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। ये किसके लिए साइन लिखा, जो एक्चुअल फंक्शन है हमारा, समझ में आएगा। यानी कि ये हम लोग को दिख रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। हम लोग यहाँ पे क्लोज क्यों नहीं लगा रहे हैं, 0 और 2 पे क्योंकि दिख रहा है साइन चेंज हो गया है किसका, एफ डैश का, ठीक है ना। और अगर 0 से 2 की बात करोगे तो थ्रू आउट क्या करेगा फंक्शन, इंक्रीज। तो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी में दोनों बताना पड़ेगा, इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज।
अब अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ में जैसे मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि ग्राफ में हम लोगों को कहाँ ध्यान रखना है। पहला कहाँ ध्यान रखना होता है, डोमेन में। अगर आपने डोमेन सही लिखा हुआ है, हर बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर भी गड़बड़ होता है, तो पहली चीज़ क्या होगी, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त कि राइट डोमेन क्लियरली मतलब क्या होगा कि नोटेशन फॉर्म में ना लिखें, जैसे पूरा ओपन करके लिखें। जैसे अगर -2 से 2 आ रहा है एक्सक्लूडिंग 0, तब भी उसको -2 से 2 एक्सक्लूडिंग 0 मत लिखो इनिशियली। कैसे लिखो, -2 से 0, 0 से 2। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ग्राफ में आपको किन किन पॉइंट्स पे एक्चुअली काम करना होता है, और बाकी जो बीच की चीज़ें होती हैं उसको हम मोनोटोनिसिटी से कवर करते हैं। समझ में आया क्या? तो जैसे अगर हम लोग बोलें कि डोमेन की बात करें तो हमेशा जैसे अगर आया इस तरीके से भी, तो मैंने क्या बोला कि आपको इस तरीके से ही लिखना चाहिए। अब बोलोगे इस तरीके से लिखने से फ़ायदा ये पता चलेगा कि आपका पूरा ग्राफ पहले तो इस इंटरवल में आएगा, 0 पे डिफाइन नहीं होगा, और आपको 0 माइनस और 0 प्लस दोनों पे फंक्शनल वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। समझ में आएगा? और इसके हिसाब से -2 प्लस और 2 माइनस, यहाँ पे भी वैल्यू क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो फंक्शन है अभी उसका डोमेन है -∞ से ∞, मतलब आपको -∞ पे भी देखना पड़ेगा और ∞ पे भी देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि राइट डोमेन जो भी है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट होगा कि इफ x = 0 इज इन डोमेन देन फाइंड f0। बहुत बार क्या होता है कि हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में ऐसे ही फिट रहता है 0 0 से तो पास करता ही है नहीं, तो जिस दिन नहीं किया उस दिन दिक्कत आती है, बस ये है। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट पे जा रहे हैं क्या, कि हम लोग को क्या चेक करना चाहिए। ये समझ में आ गया कि डोमेन इस तरीके से क्यों लिखना है, ताकि आपको पता चले किन किन पॉइंट पे एक्चुअली फंक्शनल वैल्यूज या लिमिटिंग वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही चीज़ बताएगा आपको कि कौन कौन से पॉइंट पे लिमिटिंग या फंक्शनल वैल्यू निकालना है, अगर डोमेन आपने सही लिखा। थर्ड है कैलकुलेट dy/dx। dy/dx अब आपको बता देगा बीच में कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट अगर लगे इफ नेसेसरी देन कैलकुलेट d2y/dx2। ये किसके लिए होता है, कॉन्केविटी। तो बताया हुआ है कि d2y/dx2 अगर ग्रेटर देन 0 है क्या होगा, कॉन्केव अप, और अगर लेस देन 0 है तो कॉन्केव डाउन। समझ में आने का, कॉन्केव अप और इधर क्या हो जाएगा, कॉन्केव डाउन। अब एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। और हर बार एग्जीक्यूट करोगे हर बार आ जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत कहीं कहीं कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखो उधार लोगे इसे। तो पहले तो मैंने बोला -∞ दोनों जगह देखना पड़ेगा। तो -∞ भी जब हम इस फंक्शन को देखेंगे, जिसको देखना था फंक्शन वो गायब ही हो गया साला, ये है -∞ पे x² कहाँ गया, और e की पावर -x कहाँ गया, क्यों, क्योंकि e की पावर माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या, अरे नो सर बताओ तो क्या, जी चिरकुट लो हो यार। लाले कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। समझ में आएगा। और उसके बाद 0 तक फंक्शन थ्रू आउट क्या करेगा, गिरेगा। क्यों ध्रुव, नहीं तो 0 तक फंक्शन गिरा हुआ है, तो हम लोग 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बोला कि 0 के डोमेन में तो f0 निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, 0। तो ये गिरते हुए, और ये कोइंसिडेंस देखो इतना बढ़िया है कि यहाँ पे 0 ही आ रहा है, अगले फंक्शन में भी लग रहा है नहीं, तो ये डिक्रीज करते करते कहाँ आएगा, 0 पे। समझ में आएगा। इसके आगे अगर कोई बोले कि कहाँ तक इंक्रीज करेगा, 2 तक, और 2 तक वैल्यू भी निकाल सकते हो, 4/e² दिख रहा है। समझ में आएगा। उसके बाद फंक्शन थ्रू आउट डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करते हुए हो सकता है कोई बोले कि नीचे चला जाए या कहाँ चला जाए, तो उसके लिए आपको इन्फिनिटी पे चेक करना पड़ेगा, और जिसने चेक नहीं किया उसका सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया। तो x² इंटू e की पावर -x है। समझ में आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये इन्फिनिटी इंटू 0 बन रहा है क्या, x अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा है, और e की पावर -∞ क्या है, 0। तो आंसर 0 आ गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म बिना सॉल्व किए नहीं होगा। वैसे दिख रहा है कि ये टुच्चा सा है पॉलिनोमियल, और ये एक्सपोनेंशियल, भारी भारी बहुत भारी। हम लोग बोल सकते हैं 2 बार डिफरेंशिएट कर दो ये 2 आ जाएगा हैसियत पे, और ये वैसा ही रहेगा तो 2/∞ किधर चला जाएगा, 0। यानी हम लोग बोले इस तरीके से नीचे नहीं गिरेगा। समझ में आएगा। और 0 मतलब हम लोग बोले कि 0 लाइन को टच करने की कोशिश करेगा ऐसे।
तो दिस विल बी द ग्राफ। हाँ, कोई ये जरूर पूछ सकता है सर ये कटोरा ऐसे क्यों बनाया है, ऐसे क्यों बनाया है, तो इसके लिए फिर अब आपको डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, और बाकी अगर कॉमन सेंस काम कर रहा है तो उसके हिसाब से बना लो, ठीक है ना। अगर हम लोग बोलें कि डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश डैश कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इसी से कर लेते हैं, या इसको ही लिख लो यार, वैसे वाला कैसे लिखा था, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही था ना ये। तो पहले तो आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई की बार माइनस एक्स, और एक माइनस आएगा तो क्या आएगा माइनस, नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, इसका तो पहले डेरिवेटिव आएगा ना यार, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख लेंगे, पहले इसका माइनस आएगा एक्स माइनस 2x, और फिर क्या आएगा आपका प्लस 2 माइनस 2x, तो मेरे ख्याल से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 आ रहा है, और इंटू क्या आ रहा है ई की बार माइनस एक्स, तो इसके रूट हो जाएंगे 2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 या 3, 2 पक्का, हाँ ठीक है। तो अलग अलग एक 2 प्लस रूट 2 होगा, और एक क्या होगा 2 माइनस रूट 2। अब बोलोगे ये क्या लिख दे रहे हो सब फालतू जी, इसका साइन चेक कर रहे हैं हम लोग, नहीं समझ में आया। तो अगर इसका पॉइंट देखोगे तो 2 आएगा, एक तो 2 माइनस रूट 2, एक क्या आएगा 2 प्लस रूट 2, इधर की साइड क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, समझ में आ रहा है क्या। तो यानी ये क्या बतला रहा है कि इधर फंक्शन कैसा होगा कॉनकेव अप मतलब बताया था ना, नहीं समझा है, वही मंदिर लेके, और माइनस में क्या हो जाएगा कॉनकेव डाउन, और इधर वाला फिर से क्या रहेगा अप। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देख सकते हो कि 0 से 2 माइनस रूट 2 तक फंक्शन थ्रू आउट क्या रहा है कॉनकेव अप, और यहां से अब इसने कॉनकेविटी क्या की है बदली है। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं थ्रू आउट कॉनकेव अप है तो टेंजेंट लाइन विल बी ऑलवेज बिलो द, समझ में आ रहा है क्या। और यहाँ पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो फिर से ये इधर की साइड से तो बिलो द कर्व आएगा, लेकिन जैसे ही टेंजेंट, समझ में आ रहा है, कॉन्केविटी चेंज हुआ तो अब इसके आगे सीधा ही हम लोग बोल रहे हैं कि टेंजेंट ऊपर से आ गया। पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो हाल बोले अब ये कॉन्केव डाउन है, डाउन है, डाउन है, डाउन है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा 2 प्लस रूट 2, उसके बाद फिर से कॉन्केव क्या हो जाएगा अप। तो हाल 2 प्लस रूट 2 के पहले तो फिर से ये कॉन्केव इधर तो डाउन था, और फिर ये कॉनकेव अप, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, समझ में मतलब क्या आएगा टेंजेंट। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे पूरा ग्राफ आएगा, ठीक है। लेकिन d2y/dx2 की डिटेल में ज़्यादा मत जाया करो, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट में करने में तो तुम 5 बार गलत करते हो। तो यूनिटरी मेथड से देखें, वही मेथड जिसके बेसिस पे हमने सोचा था कि आईटी का इम्तिहान निकालना है तो उसके हिसाब से देखें तो 10 बार आ जाएगा, समझ में आएगा। तो देख लेना एक बार, थोड़ा कॉमन सेंस ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करो जहाँ भी मौका लगे, या घुटना सेंस जो भी है। नहीं दिखता, बोल दिया 10 बार सुन लिए तो यार, मजाक उड़ा रहे हो मेरा सारा। 10 बार बोल दिया मुझे दिखना नहीं तो मजाक उड़ा रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है यार सही होगा, मतलब मेरा ही गलत है, मुझे देख लेना चाहिए था फंक्शन। तो वो जो बच्चे हैं जो डोमेन के बाहर भी काम कर ले रहे हैं, उनसे फिर से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर सही में आईआईटी में पक्का सिलेक्शन करना चाहते तो वो काम मत करो, मतलब दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, f'(x) निकाल लेते हैं एक बार। तो 1 माइनस 1 अपॉन, ऐसे ही है ना शायद, तो x अपॉन x माइनस 1, सही है तुम लोग का, सही है, यस सर, खुद ही मतलब सब खुश होते रहो साला तो इधर तो प्लस आ नहीं पाएगा क्योंकि डोमेन का थोड़ा इशू रहेगा, माइनस प्लस, सही है सही है तो इधर इंक्रीज और इधर क्या करेगा डिक्रीज। ये तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ हो गया। वैसे तो एक चीज़ का बस ध्यान रखना कि 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब ये होलो सर्कल वाली पार्टी नहीं है यहाँ पहले ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इसका डोमेन सबको मैंने बता दिया क्या, -∞ से 1, अरे बताया ना। तो आपको पहले पता चलना पड़ेगा कि -∞ पे फंक्शन कहाँ जा रहा है, और कहाँ पे देखना पड़ेगा 1 माइनस पे कहाँ जा रहा है, कहाँ देखना पड़ेगा 1 माइनस। 1 माइनस पे कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है फंक्शन की, 1 माइनस पे ln 0 प्लस है, ln 0 प्लस का मतलब -∞, यानी कि हम लोग को वर्टिकल लाइन चाहिए। कौन सा लाइन, वर्टिकल, और यहाँ पे ये कहाँ जाएगा -∞, और ये 0 से 1 में धुआंधार गिरेगा, क्यों ध्रुव, तो हम लोगों ने 0 से 1 में धुआंधार गिरेगा तो ये इस तरीके से आएगा। सही था यार तुम लोगों का ग्राफ है, फालतू में तुम लोगों को मैंने बोल दिया गलत है।
लेकिन मेरा भी तो सही है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि अब इधर की साइड आएगा, इधर की साइड जब हम लोग बोल रहे हैं कि ग्राफ जो है वो इंक्रीज करेगा, मतलब इधर से आएगा, समझ में आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहीं से है, हो सकता हो माइनस इन्फिनिटी भी किसी पक्की वैल्यू को जा रहा हो, तो आपको बिना लिमिट निकाले अगर कंक्लूड कर लिया है कि ये इधर जा रहा है, तो आपका ग्राफ गलत हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है ना। अभी तो गलत नहीं है, ये एक्चुअली जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और उसका सिंपल लॉजिक है कि ये लॉग का है और वो x है, तो उससे तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी किसी को लग रहा है कि नहीं सर आप तो सॉल्व करके दिखाओ, तो करा के दिखा सकता हूं मैं। इसको आप लिख लो ln e की पावर x, लिख सकते हो क्या? थोड़ा ट्रिकी है। और बाकी हम लोग बोल रहे हैं ln a प्लस ln b वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये आप देख सकते हो 1 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। अब बोलोगे ये कैसे हो गया? तो पहले e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स आएगा, और फिर e की पावर x नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा। अब समझ में आ गया क्या? हम लोग बस इन साइड देख लेते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो x जैसे जहाँ कहाँ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे वाला भी। लोपेटल लगा दो, लगाओ ना, क्या आएगा -1, और नीचे माइनस ई की पावर माइनस एक्स, मतलब 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। एक्स अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी पे 1 अपॉन ई की पावर माइनस एक्स कहाँ जाएगा? 0 प्लस, क्या जाएगा? 0 प्लस, और ln 0 प्लस कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। तो हम लोग बोलेंगे फिर ये ग्राफ इधर की साइड जाएगा। इसका dy बाई dx भी निकालोगे तो ये थ्रू आउट शायद नेगेटिव आ जाएगा, और कॉनकेव क्या रहेगा? डाउन। तो ये सही है ग्राफ, ठीक है ना, गुड। आगे बढ़े, नहीं बढ़े? और नेक्स्ट कुछ बोल रहे हो क्या? या सब अपनी तारीफ करो, देख मैंने सही बनाया, देख मैंने सही पढ़ दो, चलो तारीफ बाद में कर लेना। लिखना फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच find the value of a for which fx equals ax minus sin x fx equals ax minus sin fx equals ax minus sin x, क्या लिखा? find the values of a for which fx equals ax minus sin x is increasing, is क्या लिखा? increasing for all x belongs to R। गलती करनी कितनी जल्दी रहती है ना विशाल, नहीं कि जल्दी से गलत करके अपना पीछा छुड़ाएं। तो हम लोगों ने इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ डैश एक्स लिखोगे तो a माइनस कॉस एक्स, क्या आएगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू a माइनस कॉस एक्स। और बाकी वो जो गधे होते हैं उनको वही याद रहता है, ठीक है ना, चाहे मैं कितना ही पढ़ा दूं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के साथ साथ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी चेक करना चाहिए, उनके दिमाग में वही रहेगा इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल टू 0 पे भी कहीं कहीं क्या हो सकता है? फंक्शन इंक्रीज। समझ में आया क्या? उस पॉइंट पे क्या हो सकता है? इंक्रीज। तो अगर कोई बोले ग्रेटर देन 0 सिर्फ सॉल्व करना है, तब तो कोई इशू ही नहीं है कि a ग्रेटर देन cos x एंड दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो a को हमेशा क्या लें कि जिसके कारण ये हमेशा ट्रू हो जाए। तो आप a को 1 से बड़ा कोई भी नंबर रख दो, क्यों? क्योंकि जो cos x होगा वो अपने मैक्सिमम से तो हमेशा छोटा ही होगा ना। ये इनइक्वालिटी क्या डिमांड करता है कि cos x नीड टू बी ऑलवेज लेस देन a, तो cos x किस चीज से छोटा होगा? अपने मैक्सिमम से तो क्या होगा? हमेशा छोटा। तो यानी कि आप 1 रखोगे तो इक्वालिटी होने के चांसेस है, लेकिन 1 से बड़ी कोई वैल्यू रख लो,
ये cos x जो होगा वो हमेशा उस वैल्यू से क्या होगा, छोटा। समझ में आ रहा है क्या? यानी a ग्रेटर देन 1 पे तो कोई इशू ही नहीं है, ये f डैश x हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव, और फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि ऐसा हो सकता है कि f डैश 0 हो जाए और उसके बावजूद फंक्शन क्या कर जाए, इंक्रीज। तो अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ग्रेटर देन cos x का पार्ट क्लियर है सबके लिए, समझ में आएगा? यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह अपना पॉइंट अटक रहा है कि a इक्वल टू 1 के लिए क्या, यही तो अटक रहा है ना कि a इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या हर जगह इंक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 1 पे तो सब क्लियर है ना कि कुछ पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव f डैश, और कुछ पार्ट के लिए f डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब फंक्शन तो इंक्रीजिंग नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम बस a इक्वल टू 1 पे चेक करना चाह रहे हैं, तो 1 रख के देख लो अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। अगर 1 रख के देखोगे तो f डैश x क्या आएगा, 1 माइनस cos x। तो ये आपको क्लियर होगा ना कि 1 माइनस एक cos x कहाँ 0 होगा, या तो 0 पे, या फिर 2 पाई पे, या फिर 4 पाई पे, या फिर माइनस 2 पाई पे, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मैं बोलूं कि अगर माइनस 2 पाई से 0 में f डैश x की बात करूं तो हमेशा पॉजिटिव नहीं, इधर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, और इन पॉइंट्स पे क्या होगा, 0। इधर हमेशा फिर से क्या होगा, पॉजिटिव। अरे cos x 1 से तो हमेशा छोटा ही होगा ना, तो यानी कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। तो हमने जो अभी पढ़ा उसके हिसाब से इन पॉइंट्स पे, किन पॉइंट्स पे, माइनस 2 पाई, 0, 2 पाई, यानी 2n पाई पे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोले या नहीं बोले, बोलेंगे, क्योंकि दोनों साइड फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज, और उस पॉइंट पे f डैश क्या हो रहा है, 0। यानी कि इसमें भी तो हर एक x के लिए फंक्शन इंक्रीज कर गया। तो क्या a इक्वल टू 1 हमारे सॉल्यूशन का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू